पंजाब में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उफ, हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके जरिए समझें कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना नुकसान हुआ है, कौन लोग इससे जूझ रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी की बात है। और एक बात जो शुरू में ही चौंका देती है वो ये कि पंजाब के सभी पूरे 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिए गए। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी आफत नहीं, ये पूरे राज्य पर आया एक बड़ा संकट है। हाँ बिल्कुल, ये पूरा राज्य वाली बात ही अपने आप में अभूतपूर्व है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि तबाही कितनी बड़ी है, आम लोगों पर, खासकर किसानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, कैसे प्रतिक्रिया दे रही है और ज़मीन पर बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं। चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, सभी 23 जिलों का बाढ़ प्रभावित घोषित होना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ना? पहले तो शायद 12 जिलों की बात थी। हाँ, पहले 12 थे और अब 23। ये स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। और इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि सभी 23 जिले प्रभावित हैं? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि राज्य का जो पूरा प्रशासनिक और राहत तंत्र है वो पूरी तरह से खिंच गया है, स्ट्रेच हो गया है। ये किसी एक या दो इलाके की बाढ़ नहीं है जिसका असर सीमित हो। ये पूरे राज्य के संसाधनों पर, चाहे वो बचाव दल हो, मेडिकल टीमें हों या फिर राहत सामग्री, उन सब पर एक अभूतपूर्व दबाव डालता है। पंजाब ने हाल के सालों में इतनी व्यापक बाढ़ शायद ही देखी हो। ये चीज इस संकट को असाधारण बना देती है। और इस व्यापकता का असर फिर सीधे लोगों पर दिख रहा है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चिंता बढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब तक 30 लोगों की जान चली गई है। दुखद है ये, बहुत ज्यादा। और 3.5 लाख से ज्यादा लोग, अगर सटीक आंकड़ा देखें तो 3,54,626 वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। करीब 1400 गांव या तो पानी में घिरे हैं या उनका संपर्क टूट गया है, और लगभग 20,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। हाँ, और ये 20,000 लोगों के विस्थापन का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। इसके पीछे हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपना घर, जमीन, रोजगार, सब छोड़ने का दर्द है। और ये तो वो लोग हैं जिन्हें निकाला जा सका है। लाखों और लोग हैं जो प्रभावित हैं, जिनके घर या खेत पानी में डूबे हैं, जिनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो भी बहुत गहरा होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और नदियां वो भी अभी खतरे के निशान के आसपास ही बह रही हैं। बड़े बड़े जलाशय, डैम्स, वो सब लबालब भरे हुए हैं। पानी का स्तर कम नहीं हो रहा, बल्कि कई जगह तो बढ़ने की ही खबर है। इसीलिए कई जिलों में अब भी हाई अलर्ट जारी है। हाँ, स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। और पंजाब की जो रीढ़ है, खेती, उस पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 1,48,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। 1,48,000 हेक्टेयर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें गुरदासपुर, मानसा, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारन और होशियारपुर, ये नाम सामने आ रहे हैं। आप सोचिए किसानों पर क्या बीत रही होगी। अगर हम इसे पंजाब के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, यह तो अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। लाखों किसानों की साल भर की मेहनत, उनकी पूरी कमाई, वो सब पानी में बह गई। और इसका असर सिर्फ उन किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर मंडियों पर पड़ेगा, खेतिहर मजदूरों पर पड़ेगा और अंततः पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। खाने पीने की चीजों की सप्लाई और उनकी कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है। और शायद इसीलिए वो राज्यपाल वाली बात भी अहम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर राज्यपाल की वो बात अहम हो जाती है जिसमें उन्होंने किसानों के लिए स्थायी भूमि स्वामित्व अधिकारों की हिमायत की। उनका तर्क था कि अगर किसानों के पास जमीन के पक्के कागजात होंगे तो उन्हें फसल बर्बादी का मुआवजा या सरकारी मदद लेने में आसानी होगी। सोचिए, बाढ़ जैसी आपदा के बाद जब किसान वैसे ही सब कुछ खो चुका होता है, तब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना और अपना मालिकाना हक साबित करना ये कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो अगर स्पष्ट मालिकाना हक हो तो ये प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। मुआवजे और सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए जमीन के कागजात तो वो अक्सर पहली जरूरत होते हैं। लेकिन क्या ये भूमि अधिकार वाला मुद्दा किसानों की जो अभी की जरूरतें हैं
उनके सामने थोड़ा लंबा नहीं खिंचाएगा? उन्हें तो अभी एकदम फौरी मदद चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। फौरी मदद, तात्कालिक राहत, वो बिल्कुल ज़रूरी है और वही पहली प्राथमिकता होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो भूमि अधिकार वाला मुद्दा है, ये भी उतना ही अहम है, शायद लंबे समय के नज़रिए से ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि मुआवजा घोषित हो जाता है, लेकिन ज़मीन के मालिकाना हक पर कोई विवाद होता है या कागजात में अस्पष्टता होती है, तो असली हकदार तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता, या पहुंचता है तो बहुत देर से। इसलिए तात्कालिक राहत के साथ साथ इस व्यवस्थागत समस्या को इसको सुलझाने की बात करना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। ये एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य के लिए तैयारी भी है। समझ गए। अच्छा, अब बात करते हैं सरकारी प्रतिक्रिया की। खबरें हैं कि राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों ने अलग अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री मान ने तो फिरोजपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव में बैठकर हालात का जायजा लिया और राज्यपाल कटारिया जी ने भी फिरोजपुर और तरन तारण का दौरा किया। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जाहिर है मकसद नुकसान का अंदाजा लगाना और राहत के कामों पर नजर रखना ही था। हाँ, ये जरूरी भी है कि उच्च अधिकारी खुद जमीनी हकीकत देखें। और इन दौरों के बीच मुख्यमंत्री मान ने मुआवजे की रकम को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि मौजूदा नियमों के तहत जो राहत राशि मिलती है वो काफी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन नियमों में बदलाव करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने केंद्र से पंजाब के जो बकाया करीब 60,000 करोड़ रुपए हैं उन्हें भी जारी करने की मांग उठाई है। उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा भी कि मैं राज्य के अधिकार मांग रहा हूं, भीख नहीं। ये जो मुख्यमंत्री का बयान है, खासकर बकाया फंड और राहत नियमों में बदलाव की मांग, ये केंद्र और राज्य के बीच जो आपदा प्रबंधन का एक जटिल रिश्ता होता है उसे दिखाता है। ये खींचतान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती। जमीनी स्तर पर इसका मतलब राहत कार्यों में देरी या कटौती भी हो सकता है। जब केंद्र और राज्य वित्तीय शर्तों पर उलझते हैं तो उसका सीधा असर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने वाली मदद की रफ्तार और उसकी मात्रा पर पड़ सकता है। तो ये देखना अहम होगा कि केंद्र इस पर क्या रुख अपनाता है और इसका राहत कार्यों पर आगे क्या असर पड़ता है। और रही बात नियमों में बदलाव की, तो शायद मुख्यमंत्री का इशारा इस तरफ है कि जैसे जैसे आपदाओं की तीव्रता और लागत बढ़ रही है, शायद मुआवजे के पुराने पैमाने अब अपर्याप्त हो गए होंगे। ये तो केंद्र राज्य की बात हुई। दूसरी तरफ राज्यपाल कटारिया जी ने उन किसानों का समर्थन किया है जो मुआवजे और सरकारी मदद के लिए स्थायी भूमि अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो ये मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, ये भूमि अधिकारों का मुद्दा वाकई जमीनी स्तर पर बहुत अहम है। आपदा के बाद सरकारी मदद पाना अक्सर एक जटिल प्रक्रिया होती है और अगर साफ दस्तावेज ना हो तो ये और मुश्किल हो जाती है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनके पास शायद पुश्तैनी जमीन के पूरे कागजात ना हो। उनके लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। तो राज्यपाल का इस मुद्दे को उठाना ये दिखाता है कि प्रशासन इस व्यावहारिक दिक्कत को समझ रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी तबाही है तो जाहिर है बचाव और राहत कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहे होंगे। कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं जमीन पर? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF। ये वो फोर्स है जो खास तौर पर ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित होती है। उसकी 23 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात हैं। 23 टीमें? ये काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इसके साथ ही हमारे सशस्त्र बल भी पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। भारतीय सेना के 12 कॉलम और उनके इंजीनियरिंग विंग के भी 2 कॉलम बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना भी पीछे नहीं है। उनके करीब 35 हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के काम में लगे हैं। और क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जो सीमा पर तैनात रहती है, वो भी अपनी स्थानीय मौजूदगी और संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रभावित इलाकों में मदद कर रही है। और इन सब के अलावा राज्य सरकार की अपनी 114 नावें और एक हेलीकॉप्टर भी लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने में लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, NDRF, सेना, नौसेना, वायुसेना, BSF और फिर राज्य सरकार के अपने संसाधन, इतनी सारी अलग अलग एजेंसियों का एक साथ एक ही मिशन पर काम करना। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है इन सब के बीच तालमेल बिठाना।
कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं। सोचिए, किस इलाके में कौन सी टीम जाएगी, कहाँ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, कहाँ नावों की, कहाँ खाने के पैकेट पहुँचाने हैं, कहाँ मेडिकल मदद चाहिए। इन सब का फैसला लेना और सभी टीमों तक सही समय पर सूचना पहुँचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है। हम रिपोर्ट्स में अक्सर सफल बचाव कार्यों की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इस समन्वय को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये देखना सराहनीय है कि ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, पर हाँ, चुनौतियां तो बनी रहती हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या रिपोर्टों में इस बात का कोई जिक्र है कि जमीनी स्तर पर ये तालमेल कितना सफल या मुश्किल साबित हो रहा है? देखिए, रिपोर्ट्स में आमतौर पर सफल ऑपरेशनों का जिक्र ज्यादा होता है, जो कि स्वाभाविक भी है। समन्वय की चुनौतियों का जिक्र अक्सर तभी आता है जब कहीं कोई बड़ी चूक हो जाए। हालांकि इतने बड़े पैमाने के ऑपरेशन में जहां इतने सारे एक्टर्स शामिल हों, वहां कुछ हद तक मुश्किलें आना लाजमी है, चाहे वो संचार की समस्या हो या संसाधनों के बंटवारे की, या फिर अलग अलग एजेंसीज के काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर हो। महत्वपूर्ण ये है कि इन चुनौतियों से सीखते हुए लगातार सुधार किया जाए। सही बात है। अच्छा, बचाव कार्यों के साथ साथ जाहिर है लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खबर है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 818 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। 818 टीमें, ये भी एक बड़ी संख्या है। हाँ, और उनका कहना है कि कोशिश ये है कि किसी भी जरूरतमंद तक मेडिकल मदद पहुंचने से न रह जाए। और ये स्वास्थ्य वाला पहलू, ये बेहद जरूरी है। देखिए, बाढ़ के पानी के साथ अक्सर बीमारियां भी आती हैं। गंदा पानी पीने से या उसके संपर्क में आने से हैजा, टाइफॉइड, डायरिया जैसी जो जलजनित बीमारियां होती हैं, उनका खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, इनका भी खतरा होता है। तो ये जो 818 मेडिकल टीम्स तैनात की गई हैं, इनका काम सिर्फ चोटों का इलाज करना या तात्कालिक राहत देना नहीं है। इनका काम इन बीमारियों को फैलने से रोकना भी है। साफ पानी मुहैया कराना, दवाइयाँ देना और स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब लोगों को बताना कि क्या करें क्या ना करें, ये सब इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये राहत कार्यों का एक अनिवार्य और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आ रही है। पंजाब एक बड़े पूरे राज्य को अपनी चपेट में लेने वाले बाढ़ संकट से जूझ रहा है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, खेती को भारी नुकसान हुआ है और इससे निपटने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, संघर्ष जारी है। ये वाकई समय के खिलाफ दौड़ है और राज्य को अभी भी और बारिश और बढ़ते जल स्तर के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, स्थिति अभी भी नाजुक है और सतर्क रहने की जरूरत है। और जब हम इस तात्कालिक संकट और बचाव कार्यों को देख रहे हैं, तो शायद ये सोचने का भी सही समय है कि आगे क्या। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ये सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि तात्कालिक बचाव और राहत कार्यों से परे दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति की चुनौतियां क्या होंगी। भविष्य में ऐसी आपदाओं के बढ़ते जोखिम, जो शायद जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ेंगे, उनका सामना करने के लिए पुनर्निर्माण और बेहतर तैयारी के लिए कौन से स्थायी समाधान अपनाए जा सकते हैं। ये केवल तात्कालिक राहत का सवाल नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी सोचने का अवसर है कि कैसे हम अधिक लचीला और आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर और समुदाय का निर्माण करें। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर नीति निर्माताओं को, विशेषज्ञों को और समाज को सबको मिलकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी, ताकि अगली बार हम ज्यादा तैयार हों।